तो उस रात को मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। मैं कि यार इस प्री में तो मेरा नहीं हुआ, पर अगली आरएस मेरी होगी। सफलता का मुख्य आधार असफलता ही है। किसी को भी बताओ, एक विराट कोहली का बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि सक्सेस बूस्ट योर ईगो, फेलियर टीच अलॉट। मारवाड़ी में कहावत है कि अकल नहीं है मुझे बिना लागे डोम। तो शायद जो आज 5 या 4 बार फेल हो रहे या उनके सामने कुछ असफलता आ रही है, 100% आप मान के चले, अगर आप मेहनत से और लगन से जुटे रहे तो आपकी सफलता बहुत शानदार होगी। मैं जब आंसर लिखता था अपने, तो मैं ये सोचता था कि मेरा आंसर अकेले का चेक नहीं होगा, मेरे साथ 10 और आंसर चेक होंगे, तो मैं 10 से कैसे अच्छा करूँ। और मेरा पहला जब इंटरव्यू था, तो मेरा क्या है कि एक आदत पड़ रखी थोड़ी सी हंसने की। तो मेरा जब आंसर नहीं आता था तो मैं मुस्कुरा के कर देता, सर सॉरी मैम मुझे नहीं आ रहा। और वो शायद मुस्कुराहट हो रही थी उस इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा। तो मैम को और उनको ऐसा लग रहा था कि ये सीरियस नहीं ले रहा है, बिल्कुल इनफॉर्मल कर रहा है इंटरव्यू को। तो उन्होंने इंटरव्यू के बाद मुझे थोड़ा हताड़ा था कि अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। एक थोड़ा सा रैपिड फायर करते हैं अपन जी ठीक है। गोवा या लद्दाख? दोनों जगह नहीं गया हूँ, गोवा जाऊँगा पहले। हाँ जी मुकेश जी, कनेक्ट से उसके प्लेटफॉर्म पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, और इनकी जो जर्नी रही है बड़ी इंस्पायरिंग रही है। कनेक्ट की टीम है, इन्हें आगामी भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कनेक्ट परिवार से जुड़ा था इंटरव्यू प्रोग्राम के दौरान भी, और मैंने इनके एथिक्स के नोट्स भी देखे थे वैल्यू एडिशन के लिए, और बहुत शानदार लगे मुझे इनके नोट्स भी। और मैं वापस अब चॉइस का इंटरव्यू चूँकि दे रहा हूँ, तो यहाँ देखूंगा, 2-3 इंटरव्यू देने जरूर आऊँगा वापस। आपने एक वीडियो दिखाया था मुझे जिसे आप बाहर आए थे, ठीक है, क्या था वो, दर्शकों को थोड़ा बताना चाहेंगे आप? जी ज़रूर। मैं जो आर एस फिल्म्स था 2021 वाला, उसमें क्या है कि 27 अक्टूबर को जो मेरा प्री हुआ था, उसमें थोड़ा मैं अति उत्साहित हो गया था 24 अक्टूबर के पटवारी एग्ज़ाम क्लियर के कारण। तो दोस्तों ने रात को मेरे को पटवारी बना दिया, उसी रात को जो मेरे साथ थे। और उसी खुशी खुशी में मैंने तैयारी की नहीं 3 दिन। और एक रात को सौभाग्यवश मेरे साथ एक मेरे साथी थे, वर्तमान में बहुत ही अच्छी पोस्ट पे है, पर उस दौरान उनका थोड़ा टफ फेज चल रहा था। वो पटवारी में भी थोड़ा सा रह गए थे, वीडियो भी उनका अच्छा हुआ नहीं था। तो हम लोग रात को रुके डूंगरपुर में नाइट में रुके, और रात को 10 से 11 बजे उनको भी थोड़ी एंजाइटी वाली समस्या होने लग गई। और उन्होंने मुझे कहा, मुकेश जी मेरा होगा नहीं। और मेरी क्या कविता वाचन हो भी रही है, और थोड़ा मैं पटवारी बन रहा था उस समय, तो मैं थोड़ा अति उत्साहित था। तो रात को 12 से लेकर और 4 साढ़े 4 तक मैंने उन्हें मोटिवेट करना चालू कर दिया। अपना नहीं होगा तो किसका होगा, अपना तो हुआ ही पड़ा है। और सुबह हुआ कुछ ऐसा ही कि उनका हो गया, मैं रह गया 1 नंबर से। तो उसके बाद जो ये रिजल्ट आया था ना, ये वास्तव में रिजल्ट आया 17 नवंबर को आ गया रिजल्ट, और पटवारी का रिजल्ट लेट आया। तो मैं रात को सो रहा था और रात को मूवी देख रहा था, एक बधाई हो। हाँ। उस मूवी के दौरान ही मेरे को फ़ोन आ गया, बधाई हो आपका प्री नहीं हुआ। और वो था कि मेरा एक ड्रीम था मैं आरएस बनूं, और वास्तविकता में मैं एक ड्रीम के रूप में यही देख रहा था कि खुद को मैं आरएस के लायक समझता था, और शायद मैं सोचता था कि मैं बन जाऊंगा। आपको नहीं लगता कि क्या वो फेल होना भी जरूरी था जिसके जहाँ पे आज आप पहुँचे हो उसके लिए? बिल्कुल। और सफलता का मुख्य आधार असफलता ही है। किसी को भी बताओ, एक विराट कोहली का बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि सक्सेस बूस्ट योर ईगो, फेलियर टीच अलॉट। फेलियर आपको बहुत कुछ सिखाती है। तो वो जब रात को मैं फेल हुआ हूँ, तो उस रात को मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। मैं क्या यार इस प्री में तो मेरा नहीं हुआ, पर अगली आरएस मेरी होगी। और उसके बाद नेक्स्ट डे से मैंने अपने आप को पूरी तरीके से इसकी तरह, हाँ कह सकते हैं, अपने आप को डेडिकेट कर दिया। मैंने अपने शेड्यूल चेंज किए, कुछ फूड हैबिट में बदलाव करने की कोशिश की, और थोड़ा फ्रेंड सर्कल छोटा रखने की कोशिश की, दोस्तों से थोड़ा कम मिलने की कोशिश की। कुछ शादियाँ मैंने अटेंड नहीं की, जिसकी वजह से अभी भी कुछ दोस्त मेरे से नाराज़ है। तो ये कुछ मैंने चेंजेस किए अपने लिए, और इसकी वजह से ही मैं मानता हूँ कि वो अगर असफलता नहीं मिलती, वो झटका नहीं मिलता, तो शायद मैं इतना जल्दी ऊपर भी नहीं जाता जो 23 वैकेंसी मेरे साथ हुआ है। अपन जब देखते हैं कि ये आरएस की जर्नी, जैसे आपने भी देखी है ना, 5 सालों की आपकी लगभग जर्नी रही, बहुत लंबी जर्नी है ना, तो बहुत कई सारे स्ट्रगल आते हैं, है ना, आपके कई सारे डिफिकल्ट फेजेस भी आए होंगे। तो क्या लाइफ की फिलोसॉफी है, किस तरह से आप अपने आप को मोटिवेट रखते थे उस टाइम पे? मोटिवेट का सर, मुझे लगता है कि मोटिवेट एक बड़ा छोटा शब्द है। वास्तव में मोटिवेशन ज़्यादा चलेगा ही नहीं लंबी दूरी तक। आपका मोटिव कैसा है, आप लाइफ से क्या अचीव करना चाहते हो। तो मेरा ये कभी नहीं था मैं आरएस बन के रुक जाऊंगा, या मेरे सिर्फ कोई नौकरी ही लेनी है। क्योंकि मैंने अपने इलाकों में कुछ ऐसे आरएस अधिकारियों के नाम सुने थे, उनकी जो सोशल रिस्पेक्ट थी, वो थोड़ा मुझे ज़्यादा प्रभावित करी। यार लोग इनसे अपेक्षा रखते हैं। अब मैं मानता हूँ कि यार आरएस अधिकारी अपना हर काम नहीं कर सकता, वो थोड़े आपके घर में राशन की बोरी डाल देगा, लेकिन उनसे अपेक्षा रखना
उन पर एक सोशल रिस्पेक्ट, या ये हमारा कुछ काम कर देंगे, ये जो भावना थी, ये मैं सोचता था शायद मेरी तरफ भी किसी लोगों की रहे कि ये थोड़ा हेल्प कर सकता है हमारी। तो ये मेरी शुरुआत में रही है मोटिव। और मेरे घर में मेरे भाई करते थे पहले तैयारी, तो मेरे फादर जब उनका नाम लेते थे या उनके संबंध में कोई बात करते थे, तो उनकी आंखों में एक चमक आ जाती थी कि यार हाँ, वो अफसर बन जाएंगे, वो अफसर की तैयारी करे, वो बढ़िया पढ़े बढ़िया। तो उनकी बात को भी सुनते बड़े उस हिसाब से थे। तो मुझे लगता था कि शायद मैं उनके लेवल पे पहुंचूं, शायद उन जैसा बनूं, तो मेरी भी घर में मेरी बात सुनी जाए। तो यही था शुरुआत में मोटिवेशन का आधार। और इसको मोटिवेशन कह सकते हैं, इंस्पिरेशन कह सकते हैं। और इसका एक बहुत ही शानदार तरीका यही है, मैं कह रहा हूँ कि आप मोटिवेट हो ही नहीं सकते मेरे हिसाब से, आप इंटरनली मोटिवेट हो सकते हो। मारवाड़ी में कहावत है कि अकल नहीं है उपजे, दीना लागे डोम। ठीक है, तो क्या है कि अकल आदमी के अंदर से आएगी, वो आपको बाहर कितना ही लोग आपको एम्फेसाइज क्यों नहीं करे, आप देखोगे बड़े बड़े अफसरों के बच्चे भी वापस वही नहीं कर पाते, नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनके इंटरनली वो लगता नहीं उन्हें कि मैं यही बनूं या इसी सर्विस में जाऊं। तो ये इंटरनल चीज़ है, मैं इसको इंटरनली ज़्यादा मानता हूँ, ना कि आउटर वर्ल्ड की चीज़ मानता हूँ उसको। बिल्कुल। जैसे कई लोगों का संघर्ष थोड़ा और लंबा हो जाता है ना, उनका तो फिर जैसे तीसरा अटेम्प्ट हो गया, चौथा अटेम्प्ट हो गया, कई बार उनका गिव अप करने का मन कर देता है। बिल्कुल। उन लोगों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? ना, मैं यही कहूँगा कि मुझे लगता है कि मेरे पास इसका एक ही उदाहरण है। देखो, मैंने तैयारी की 2-4 साल, 5 साल। अब जो मैं सफलता मेरे को मिली, तो मेरे को लगा कि मेरा जो ये 5 साल का फेज था वो बड़ा भले टफ रहा हो, लेकिन ये शानदार सफलता है। यही आपकी मोटिवेशन है कि आप मंजिल अच्छी है। और अगर 4 बार या 5 बार वो फेल हुए, तो मैं ये मानता हूँ कि गॉड गिव्स इज टफेस्ट बैटल टू हिज स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर। वो उनको भगवान उनके साथ ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि वो ज़िंदगी में उनके और भी समस्याएं आएगी, वो मजबूत हो जाए। तो मैंने भी अपनी कुछ असफलताओं को यही मानता हूँ कि भगवान शायद चाहते होंगे कि मैं कुछ अच्छा करूँ। मैं इसमें आपको एक एग्जांपल दूंगा। मेरा जब 12th में था, मैं 10th में मेरे 90% बन गए थे, तो वो उसमें मैं मेरिट में नहीं आ पाया। तो मैं ये सोचता था कि 12th में मैं मेरिट में आऊँगा और गाँव का नाम आएगा अखबार में छोटा सा। और मैं अपने आप को, मेरा सपना वही था 12th में। तो मैंने खूब मेहनत की थी 12th में, और 12th में मेरा हुआ नहीं। मेरा तो 85% ही बन पाए साइंस में। मेरा हाथ तंग हो गया साइंस में थोड़ा सा। तो उसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि यार वास्तव में ज़िंदगी तो ख़राब हो गई, क्योंकि कच्चा मन होता है, बच्चे होते हैं उस समय इतना ज़्यादा सोचते नहीं कि लाइफ में क्या होगा। पर मैंने देखा कि उसके बाद जो है, मैं ग्रेजुएशन के दौरान ही सीरियस हो गया था पढ़ाई के लिए। तो शायद ईश्वर ये चाहता था कि मैं 12th की सफलता के बाद रुकूं नहीं, इसलिए मुझे असफलता मिली है। तो शायद जो आज 5 या 4 बार फेल हो रहे हैं, या उनके सामने कुछ असफलता आ रही है, 100% आप मान के चले, अगर आप मेहनत से और लगन से जुटे रहे, तो आपकी सफलता बहुत शानदार होगी। एक आपने जैसे 12th की बात करी, आजकल हम देखते हैं कि कई सारे बच्चे कॉलेज में ही आरएस की तैयारी करने लग जाते हैं। आपका क्या व्यू कि यार कॉलेज की पढ़ाई को स्किप करते हुए हम ये जो तैयारी करते हैं वो सही है, या कई मायनों में थोड़े इसके कुछ कमियां भी हैं? देखो सर, मैं 12th पास करके आया था, तब 12th में मैंने बहुत पढ़ाई की थी। मैं मानता हूँ मैंने आरएस में भी इतने 13-13 घंटे नहीं पढ़ा पाया जितना 12th में पढ़ा था। और उसके बाद फर्स्ट ईयर में मैंने पूरा ब्रेक लिया साहब, मैंने तो बिल्कुल ही तैयारी की नहीं। फर्स्ट ईयर पूरा एंजॉय किया दोस्तों के साथ मिलकर। मैं देख रहा हूँ आज की तारीख में फर्स्ट ईयर में आते ही लड़के पढ़ रहे हैं। अब मेरे साथ मेरे बैचमेट थे B11 के, अब उनके साथ भी यही हुआ, उनको फर्स्ट ईयर में आते ही उनको भेज दिया कोचिंग में। तो कोचिंग में आए तो वो जाते ही अब उनका कोचिंग में इंटरेस्ट कम हो जाता था, क्योंकि बेचारे अभी पढ़ के निकले। उनको थोड़ा सा डेवलप होने, मैच्योर होने, या फिर थोड़ी सी खुद के स्तर पे जानकारी लेनी चाहिए थी, सीधे ही कोचिंग में आने की बजाय। तो अगर वो 3 साल का फेज वो खुद क्लियर करे और उसके बाद आ जाए, कंपटीशन यही है। कोई 2 साल में आरएस नहीं बनता, सीधी सी बात है, मैराथन नहीं है। आप बहुत जल्दी अगर तेज दौड़ने लग जाओगे तो बहुत जल्दी गिर जाओगे। ठीक है, मैराथन में तो ये है कि आपको लगातार काम करते रहना पड़ेगा, आपको मोटिवेट खुद ही होना पड़ेगा। तो मेरी उनको यही सलाह है। मेरे कुछ भाई भी है जो आज भी तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उनको कह रहा हूँ कि पहले कॉलेज लाइफ को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लो। थोड़ा सा आप साथ साथ में पढ़ते रहो, पर कॉलेज लाइफ बहुत ज़रूरी है। कॉलेज लाइफ में अपना एक्चुअली पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है, निखार जो आता है बहुत। वो उसी में आता है, और हम बिल्कुल। ये चीज़ है ना स्किप कर दे रहे हैं बिल्कुल। कि हम कॉलेज स्कूल में रहे, हमने लाइफ नहीं थी। जो बाहरी दुनिया हम देखते हैं, वो पर्सपेक्टिव दुनिया के डिफरेंट लोगों के से अपन मिलते हैं, वो पर्सपेक्टिव खो देते हैं कहीं ना कहीं पे पढ़ाई में। और तो थोड़ा सा आपकी बात बिल्कुल सही है। एक मुझे थोड़ा सा ना, आप जैसे अपन आरएस की कट ऑफ देखें, मेंस की कट ऑफ देखें, ठीक है, 344, 314, फिर 262, फिर 208, है ना। तो कहीं ना कहीं पे आरपीसी ट्रेंड बहुत स्पीड से बदल रही है। इस पेस से आरपीसी की, क्योंकि पेपर का टफ लेवल बढ़ता जा रहा है थोड़ा सा, ये जो आरपीसी के पेस है जिस स्पीड से बदल रही है, कैंडिडेट अभी भी अपने आप को ढाल नहीं पा रहे, है ना। क्योंकि आरपीसी जिस हिसाब से चल रही थी, अचानक से जिस स्पीड से बदलने लगी है पेपर का जो पैटर्न है, कैसे अपने आप को बच्चे ट्रेंड के अनुसार रख सकते हैं? हाँ, ये सर अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में चल रहा है।
लोग बोल रहे सवाल मिल नहीं रहे, कहाँ से सवाल आ रहे हैं। अब बेसिकली चीज़ यही हुई कि आरपीएससी ने कुछ क्वेश्चन के लेवल में बदलाव किया है और बिल्कुल क्वेश्चन टफनेस बढ़ाई उन्होंने। आपने देखा होगा आरएस में भी एनालिटिकल क्वेश्चन खूब पूछे उन्होंने। उसका एक सीधा सही तरीका है सर, मैं तो ये मानूंगा कि आप इसको ये ना सोचें कि सब मेरे साथ ही हो रहा है, ये सबके साथ हो रहा है। और कट ऑफ भी आपने वैसे बताई 208 रही पिछली बार, और 2016 में 344 थी कट ऑफ। इसका मतलब लड़के तो वही है पढ़ने वाले हम सब। अब ऐसा तो नहीं था कि वो 2016 में अल्बर्ट आइंस्टीन थे और फिर पीछे सारे फिसड्डी रह गए। सीधी सी बात है, इतनी टफनेस होगी तो सबके साथ ये फेस होगी। इसका एक ही तरीका आप ये माने कि मुझे उत्तर कंपेरेटिव लिखने हैं। मैं जब आंसर लिखता था अपने, तो मैं ये सोचता था कि मेरा आंसर अकेले का चेक नहीं होगा, मेरे सब 10 और आंसर चेक होंगे, तो मैं इन 10 से कैसे अच्छा करूं। मेरी ये समस्या नहीं थी कि मुझे अकेला बेस्ट करना है, मुझे ऐसा लगता है इनसे अच्छा मेरा कैसे हो सकता है। जैसे कोई भी क्वेश्चन हो गया, जैसे मैं पबेड का एग्जाम्पल ले देता हूँ। पबेड में अगर सामान्य के विशेषज्ञ का क्वेश्चन आ गया, तो मेरे को पता था कि सभी के पास उसके फिक्स पॉइंट है, लेकिन इसमें मैं कुछ अलग क्या कर सकता हूँ। तो मैं किसी कमेटी की रिपोर्ट लिख देता था, साथ में एक फुलटन कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट लिख देता था, या फिर किसी जो पबेड में नॉर्थ कोर्ट ट्रेवलियन रिपोर्ट आई थी 1853 की, उसका हवाला दे दिया, कुछ ऐसी रिपोर्ट का हवाला दे दिया, कुछ ऐसे एग्जाम्पल का हवाला दे दिया, जिसके कारण मेरे को लगता था कि मेरा उत्तर थोड़ा सा अलग हो जाए। बस वही करना। थोड़ा सा आपको एडिशनल अपना हाँ, लगाना पड़ेगा थोड़े से effort। जोर अपने एफर्ट खुद लगाने होंगे। तो ये जो नए बच्चे, ये तो चलो अपन ने सीनियर्स की बात करी और ये जो ट्रेंड की बात करी, एक आपने देखा होगा कि नए बच्चे जब इस प्रिपरेशन की जर्नी में आते हैं कई सारी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, और उसका जो खामियाजा है ना, उन्हें एक अटेम्प्ट गवा के लगभग 2-3 साल खो के समझ में आती है चीज़। तो नए जो एस्पिरेंट होते हैं उनके लिए आपकी सलाह क्या है कि वो क्या गलतियां ना करें? सर ये मेरे को एक बार किसी ने पूछा भी था कि कौन सी गलतियां नहीं करें, तो मैंने उनको यही कहा था खूब सारी चीज़ें जो आपको नहीं करनी है। करनी क्या है वो मैं बता सकता हूँ, वो है पढ़ाई। ठीक है, अपने प्रति ईमानदार रहना। अब नहीं करने वाली तो सर खूब सारी चीज़ें, मैं ये कहूँगा डिस्ट्रैक्ट कम रहो। अपने आसपास ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं रखो कि वो आपको पढ़ने दे ही नहीं, या अपने ब्रेन को इतना ज़्यादा बिजी भी मत रखो कि अपन जो मेन उद्देश्य है उससे भटक जाए। शायद किसी का बहुत शानदार कथन है कि महेंद्र सिंह धोनी का ही है, मैंने उनका एक इंटरव्यू सुना था, उन्होंने कहा था कि मेरे आसपास जो चीज़ें है वो अच्छी कब रहती है, जब मैं क्रिकेट अच्छा खेलता हूँ। तो मेरे घर परिवार भी अच्छा रहता है, मेरी इनकम भी अच्छी रहती है, सोशल रिस्पेक्ट भी अच्छी रहती है। क्यों? क्योंकि मैं क्रिकेट अच्छा खेल रहा हूँ। अगर मैं इन सारी चीज़ों को बैलेंस करने लग जाऊँ क्रिकेट को छोड़ के, कि मेरा घर अच्छा हो जाए, मेरी इनकम और कहीं से आ जाए, तो मैं उन सारी चीज़ों के चक्कर में क्रिकेट को छोड़ दूंगा, और मेरा कोर वर्क है वो क्रिकेट है, तो मैं उस पर एम्फेसाइज करता हूँ, बाकी चीज़ें अपने आप सही हो जाती है। बिल्कुल, ये चीज़ जो आपने धोनी जी की बताई ना, ये मैं कई बार क्लास में कोई भी बोलता हूँ कि हम कई बार लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं कि ये इवेंट बदल दूँ, ये चीज़ बदल दूँ। मेरा है कि आप अपना काम कर रहे हो, आप अपने आप को खुश रख पा रहे हो, अपना काम आप डिसेंटली कर पा रहे हो, आप ऑटोमेटिकली आपके सब खुश हो जाएंगे। आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, घर वाले खुश, ठीक है, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, वो टेंशन नहीं छोड़नी। कहीं ना कहीं वो ज्ञान लगभग वही है वो वाला, है ना। और एक मुझे है ना दीपिका मैम बता रहे थे कि, और पीयूष जी भी बता रहे थे कि आपने सेकंड इंटरव्यू के लिए फ़ोन करके बोला था कि सेकंड इंटरव्यू और करना है सर, क्या क्यों करना था? और मेरा पहला जब इंटरव्यू था, तो मेरा क्या है कि एक आदत पड़ रखी थोड़ी सी हंसने की। तो मेरा जब आंसर नहीं आता था तो मैं मुस्कुरा के कह देता सर सॉरी मैम मुझे नहीं आ रहा। और वो शायद मुस्कुराहट हो रही थी उस इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा। तो मैम को और उनको ऐसा लग रहा था कि ये बहुत सीरियस ही नहीं है। सीरियस नहीं ले रहा है, बिल्कुल इनफॉर्मल कर रहा है इंटरव्यू को। तो उन्होंने इंटरव्यू के बाद मुझे थोड़ा लताड़ा था कि अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने रात को जब मैं रूम गया, मेरे को लगा यार सीरियसनेस कम हो रही है, अब पिछली बार ही फेल होके आए ताज़ा, अब ऐसा ना हो दोबारा मैं फेल हो जाऊँ एक छोटी सी गलती से। तो मैंने उस रात को वापस अपने आप पे काम करना शुरू किया, मिरर को सामने रखकर, और बोलना शुरू किया कि कैसे सॉरी बोले, किस प्रकार से अच्छा करें। वापस मैं यही इंटरव्यू देने आया था इसी रूम में। इंटरव्यू जब चला मेरा 30 मिनट के समथिंग, उसके बाद दीपिका मैम मेरे को बोलती यार कुछ थोड़ा सा स्माइल कर देते। मैं ज़्यादा ही सीरियस हो गया उस इंटरव्यू में। तो ये जो यहाँ पे आपका थोड़ा सा आपने स्ट्रेस इंटरव्यू दी है, कुछ फ़ायदा हुआ? बिल्कुल, मैं इसमें ये कहूँगा, एक बड़े फेमस कथन है कि जब जितना ज़्यादा आपका अभ्यास में पसीना बहेगा, युद्ध में आपका खून उतना ही कम बहेगा। और वास्तव में यही हुआ। मैंने अब यहाँ पर इंटरव्यू तो बाहर आए हुए अपने करेक्ट सिविल के, आप देखो उसमें टफनेस लेवल जो है वो बहुत ही ज़्यादा है अपने इंटरव्यू की, और 60 to 70% अपने इंटरव्यू बहुत टफ रहते हैं, और आरपीएससी में उसकी टफनेस 30% भी नहीं है। तो आप देखो, आप जब, मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस में आप मिचेल स्टार्क को फेस कर रहे हो, और सामने जब बॉलिंग करने शाहीन अफरीदी आ जाए तो बहुत फर्क पड़ जाता है। वहाँ इंटरव्यू इतने टफ नहीं थे, वहाँ इतने क्वेश्चन की फटाफट आपके ऊपर बम नहीं गिर रहे थे। तो यहाँ पर मेरे को ये बहुत ज़्यादा फायदा मिला इसका, तो मैं प्रेशर को हैंडल कर गया वहाँ पर। एक आप डिस्ट्रैक्शन की बात कर रहे थे कि आजकल अपने को डिस्ट्रैक्शन से कम रहना है। दो ही मेजर डिस्ट्रैक्शन मानता हूँ मैं तो, एक तो अपोजिट जेंडर होता है और एक सोशल मीडिया है। जी। दोनों ने कहीं डिस्टर्ब किया आपको? नहीं सर, अब
प्रिपरेशन करते रहे हूँ। और नहीं, मैं इतना डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाया इन चीज़ों से। पर सोशल मीडिया में मैं थोड़ा ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हुआ था। पर मैं ये करता था कि इंस्टाग्राम जो था, मैं बड़ी कोशिश करता था उसको छोड़ने की। पर मेरे को रील का बड़ा शौक था। पर मैं ये करता था कि रात को 1 बजे पढ़ के मैं उठाऊँ तो 2 बजे मैं सोऊंगा, 1 घंटे में रील देख लूँगा। तो मैंने इस हिसाब से अपने आप को सोशल मीडिया से बनाए रखा। हालांकि पोस्ट वोस्ट में कम ही करता था, पर जुड़ा जरूर रहा इंस्टाग्राम नहीं, से। तो ये रील की आदत तो अभी भी मतलब कई लोग तो पूछते हैं कि सर हमारी रील देखने की आदत बन गई है, क्या छोड़नी जरूरी है क्या? तो आप सही बताओ कि सिलेक्शन के लिए क्या रील देखना छोड़ दें क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, मेरे को रील रात को वही आती थी, भाग मिल्खा भाग वाली, और ये रीलें आती थी। ये तो मोटिवेट और करती थी मेरे को। वही है। हाँ, ये चीज लिमिट में होनी चाहिए। अति सर्वत्र वर्जित। वही बात है, आप अगर सुबह से शाम तक रीलें देखोगे तो रील छोड़नी पड़ेगी। हाँ, आप अगर आधा घंटा घंटे के लिए मूड फ्रेश चाहते हो, रील देखो। उसका एल्गोरिदम इस तरह से सेट होता है, जो चीज़ अपन देखते हैं बार बार वही चीज़ आती वही है। आती है। अगर आपने एजुकेशन का कंटेंट देखा, मोटिवेशनल चीज़ें देखी, तो आपके लिए वो अच्छा फीड आएगा, हाँ, बिल्कुल। है ना? आप ब्रेकअप सॉन्ग सुन रहे हो तो फिर आपको बार बार वही आएगा। आपका नहीं भी हुआ है तो भी आ जाएगा। तो फिर आपके लिए लगेगा कि यही है, फिर मन करेगा कि रील छोड़ देनी चाहिए। पर जब आपको मोटिवेशन मिल रहा है तो वही ठीक है, रीलें हाँ, चल। नहीं, ये कि ये वास्तव में ये क्या है कि 1-1.5 मिनट में आपको डोपामिन रिलीज करा देता है। तो लोगों के अब जो है वो एकाग्रता काफी कम हो जाती है। मैं खुद का एग्जांपल देता हूँ। मैं बहुत ज्यादा मूवीज देखता हूँ, बहुत ज्यादा देखता हूँ। मैं तो प्रिपरेशन के दौर में भी, जब जिस दिन संडे होता था, मेरा फिक्स था एक मूवी देखूंगा उस दिन मैं। तो अब ये हुआ कि लास्ट जुलाई की मेरा इंटरव्यू हुआ, उसके बाद से मैंने रील देखना शुरू कर दी थोड़ी ज़्यादा। तो रील देखता था तो मेरी मूवी देखने की हैबिट भी कमज़ोर पड़ने लग गई। मुझे ऐसा लगा 3 घंटे की मूवी में मैं बीच में रोकता था मूवी, 1 घंटे में रुको थोड़ी देर रील देख के आता हूँ, रील में क्या हो रहा है। तो वास्तव में ये चीज़ ये है कि अपने ब्रेन की कॉन्सेंट्रेशन कम करती रील, इसलिए रील को कम देखना चाहिए। पर ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ आप सन्यासी बन जाए तैयारी के दौर में और बिल्कुल ही मॉन्क बन के तैयारी करें, वो नहीं करें। आप इंजॉय रील करें और तैयारी साथ में करें। रील से अपने सबकॉन्शियस में इतना बदलाव आ जाता है ना कि हमें इंस्टेंट सारी चीज़ें चाहिए हमें। जैसे फॉर एग्जांपल हमें टीचिंग में बड़ा कभी कभी चैलेंजेस आ जाता है, बच्चों को पेशेंस लेवल खत्म हो गया है ना, कि कई चीज़ें में कंसेप्ट एक्सप्लेन करना हो, कई चीज़ें हो गई तो 5 मिनट लोग वेट नहीं कर सकते, 1 मिनट में चीज़ें चाहिए, बिल्कुल, है ना? तो वो चीज़ बड़ी इंस्पायरिंग भी है ना, कि हम कैसे 1 मिनट में वो चीज़ें कर पाएँ, और इससे क्रिएटिव कंटेंट भी बनते हैं कि कैसे रीलों से पढ़ाई भी हो रही है। रीलों से पढ़ाई भी हो रही है। एक थोड़ा सा रैपिड फायर करते हैं अपन, जी, ठीक है? गोवा या लद्दाख? दोनों जगह नहीं गया हूँ, गोवा जाऊंगा पहले। हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क? हार्ड वर्क से आता है स्मार्ट वर्क। हाँ, ये जो हार्ड, आप स्मार्ट वर्क सीधे नहीं कर सकते आप। मैंने खुद ने देखा है। आप, मैं जैसे स्मार्ट वर्क की बात कर रहा हूँ, मैंने इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन थे 10-10 नंबर के, तो मैंने देखा कि ये क्वेश्चन तो मुझसे होंगे नहीं सीधे से। आप सीधा ही कोई मुझसे पूछ लो कि 10 नंबर में अंग्रेजी में लिखते किसी भी टॉपिक पर, तो मेरी इतनी बढ़िया वोकेबलरी है नहीं कि मैं इतने आसानी से आंसर लिख दूँ उसके। तो मैंने उनके आउटलाइन ड्रॉ किए थे अपने, और चैट जीपीटी की हेल्प से, और मैंने देखा, एनालिसिस किया पिछले 2013 से लेकर 21 के पेपरों का, कि कौन से टॉपिक से लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप देखो ऐसे बन रहा है, हर बार एक प्रॉब्लमेटिक सवाल बन रहा है कि एक प्रॉब्लम बताई जाती है उसका सॉल्यूशन के लिए, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, और दूसरा एलिब्रेशन में कोई होप का हो रहा है या हार्ड वर्क का आ रहा है। तो मैंने उसके भी 10-15 कथन याद कर लिए, उसकी मैन बॉडी याद कर ली, कंक्लूजन क्या लिखना वो मैंने फिक्स कर लिया। बीच में तो मैटर में कुछ भी एक दो चार लाइनें में डाल दूंगा अपनी। तो ये मैंने स्मार्ट वर्क किया था, लेकिन उसके लिए काफ़ी सारा हार्ड वर्क करना पड़ा मुझे। तो हार्ड वर्क से ही आता है स्मार्ट वर्क। अभी वही है कि जैसे बच्चे होते हैं ना कि सर शॉर्ट नोट्स दे दो, है ना? पर शॉर्ट नोट से सीधा पढ़ना क्या सही है, या बल्कि जो बुक है, बल्कि जो नोट्स होते हैं उनसे पढ़ना कभी फर्स्ट टाइम तो जरूरी बनता है? बहुत बहुत, ये वास्तव में यही चीज़ है। शॉर्ट नोट्स का बीच में खूब हुआ बना था, 23 में 24 में हुआ खूब बना इनका कि शॉर्ट नोट से पढ़ लो सीधा। अरे शॉर्ट नोट्स जिस आदमी ने बनाए उसके ही काम के। शॉर्ट तो मैं अपने लिए बनाऊंगा कि मुझे अब कोई चीज़ याद करनी है तो मुझे पता है कि ये चीज़ मैं ऐसे याद कर सकता हूँ। आप मेरे नोट्स कैसे याद कर सकते हो? शॉर्ट नोट्स मैंने कहीं पे रा लिख दिया है, उसका मतलब राष्ट्र है या राष्ट्रीयता है, क्या है मैं जानता हूँ उसको। तो शॉर्ट नोट्स अपने बनाओ, लेकिन उसके लिए पहले खुद का कुछ कंटेंट तैयार भी करो। सीधे ऐसे शॉर्ट नोट से या 2-4 महीने से तो आप नहीं कर पाओगे। मतलब मेजर रोल मुझे वही लगता है कि जो अपने लास्ट के 2 दिन हैं, जैसे अपन पहला सेकंड पेपर देखे आते हैं, बिल्कुल। उस दिन जो है ना कि शाम को अपन को पेपर 3 रिवाइज करना है पूरा, हाँ, वहां पर काम आती वहाँ है। पे हाँ, उसके लिए पहले आपको 3 साल पढ़ना पड़ेगा, वो तभी बनेंगे एक रात के नोट्स आपसे, तभी आप उसका रिवाइज कर सकते हो। तो शुरू में तो सबको अपनी जो स्टैंडर्ड बुक्स है, या आप किसी भी जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे ट्रस्ट करते हो उसके नोट्स आपको सबको पढ़ने चाहिए। पढ़ने पड़ेंगे, बिल्कुल। वैल्यू एडिशन करते रहो। मैं तो ये कहता हूँ किसी के भी नोट्स उठाओ, आप उसको वैल्यू एड करते रहो। आप अपने आप को दूसरे से अलग कैसे कर सकते हो, यही आ रहे से। एक जो कई सारे जो बच्चे होते हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं, उनके माइंडसेट ऐसा होता है कि 4 कोचिंगों के नोट्स में ले लूँ, ठीक है, 4 स्टैंडर्ड सोर्स में देख लूँ, ठीक है। क्या वो फिजिबल है? नहीं, मैं नहीं मानता। मेरे हिसाब से वो नोट्स इतने हो जाएंगे, फिर
फिर आप इतने नोट्स पढ़ भी नहीं पाओगे, ना एक रात को रिवाइज कर पाओगे। इसका अच्छा ये आप एक पे ट्रस्ट करो, जैसे आपने कहा आपको एक पे तो ट्रस्ट करना ही होगा, चाहे जिस पे भी करो, किसी किताब पे कर लो। पर मैं ये मानता हूँ कि किताब बहुत बड़ी है, इसके हिसाब से आप नोट्स पढ़ो। क्योंकि अब जैसे आप पढ़ा रहे हो, दूसरे टीचर पढ़ा रहे हैं, ये लोग इस जर्नी से गुजर चुके हैं। आपको पता है कि कौन सा मैटर आएगा कौन सा नहीं आएगा। आपको पता है लक्ष्मीकांत बनी वो सारनियां नहीं पूछता कोई, ठीक है, वो जो बनाए रखी है वो भले बच्चा रट ले सीधा आके, पर वो कोई पूछ नहीं रहा। तो ये काम यही करता है। मैं कह रहा हूँ एक जंगल है, उसमें 4-5 रास्ते जा रहे हैं, कोचिंग इतना ही रोल करती है, टीचर इतना ही रोल अदा कर सकता है कि वो बता सकता है ये रास्ता सही है, इसमें थोड़ा चला जा। अपन सेल्फ में ये है कि 4-5 अपन रास्ते जो है वो देखेंगे खुद ही खुद, उसमें भटकेंगे थोड़ा सा, फिर अपन भी चले जाएंगे, लेकिन अपना टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। और एक आदमी अपना टाइम बचा रहा है, बाकी एफर्ट पूरे अपने ही लगाने हैं। लास्ट मेरा आपसे ये रिपीट फायर का क्वेश्चन है। एक कई लोग तो होता है ना कि अकेले में हम सारे दोस्त दुनिया है ना फैमिली से कट करके पढ़े, एक होते कि हमारी फैमिली दोस्त सब बने रहे। कौन सा मीडियम आपने चूज किया? मनुष्य सामाजिक प्राणी है, मैं समाज के साथ रहना चाहता हूँ, सर्विस भी समाज में ही करनी है। मेरे खूब सारे दोस्त थे इस पूरी जर्नी में, मैं नाम लूंगा उनके आज, वो मुझे फ़ोन भी किया है 2-4 ने, हमारा नाम क्यों नहीं आ रहे बाहर। बिल्कुल मैं बताऊंगा, परवीन है मेरा रूम पार्टनर रहा है, खूब साथ रहा, दिनेश है, इसके साथ साथ पंकज है, अशोक जी है, और इसके अलावा सुरेंद्र है, विजय है, खूब सारे दोस्त थे मेरे। और इन सब ने, मैं कह रहा हूँ, मेरे को मोटिवेट भी किया है। मेरे साथ मिलते थे, मैं जब जैसे संडे को फ्री हुआ हूँ, मैं 6-7 दिन पढ़ते था, जैसे मैं फ्री होता था मैं उनको पूछता था तुम लोग फ्री हो, तो कि हाँ हम फ्री है, तो मैं चला जाता था उनके पास, और 4-5 घंटे का मेरा एक मूवी हो जाती थी उनके साथ, और फिर मैं वापस आ जाता था पढ़ने के लिए। वो वही चीज़ है ना, जो फ्रेंड्स होते हैं हमें हर स्ट्रगल में साथ देते हैं। जैसे कि होता है ना कि आप आरएस बन गए है ना, तो लोग आपके साथ अटैच्ड इसलिए हैं क्योंकि आप आरएस हो, ठीक है। वो दोस्त है ना, अपने पास खाने को ना कुछ ना हो, अपन चड्डी बनियान में भी घूमे या मस्त हाँ ब्लेजर पहन के भी घूमे, उनको कोई फर्क नहीं कोई पड़ता। फर्क नहीं पड़ा, आज भी फर्क नहीं पड़ रहा है मेरे दोस्तों को, तो वो तो आज भी मेरे साथ वैसे ही जैसे पहले थे। ये आप कह रहे हो कि भाई रिजल्ट के बाद काफी सारे नए लोग आपको मिलेंगे, उनका बिहेवियर अलग होगा, पर इनका बिहेवियर अभी भी वही है। बिहेवियर हाँ, वो दोस्त आपके, मैं बोलूँ ये नहीं, इसके बाद पूरी लाइफ में आपके साथ ये रहेंगे, और ये लोग वास्तव में आपको सच्चाई बताते हैं। मेरे कुछ दोस्त लोग मेरे 1-2 वीडियो बाहर आया तो मेरे बोला अरे मुंह टेढ़ा रख रहा है, क्या कर रहा है सीधा मुंह नहीं रखता तू, सीधे बैठता नहीं तू। तो वो वास्तव में अपने, मैं कह रहा हूँ हितैषी है, आपको मोटिवेशन देते रहेंगे, आपको डिप्रेशन में जाने नहीं देंगे, वो आपके लिए काम करेंगे ये चीज़ें। बिल्कुल। और मैं अक्सर देखता हूँ कि वेस्टर्न राजस्थान से कई सारे इस बार टॉपर हमें देखने को मिलते हैं, हमेशा है ना, बहुत मेहनती लोग हैं, ठीक है। क्या रीज़न है? रीज़न साफ है साहब, वहाँ पर इतने ज़्यादा इनकम के सोर्स नहीं है। हमारे पास ज़मीनें खूब है, पर उतनी उसमें पैदावार होती नहीं है। और बहुत ही करीब से हम लोग गरीबी को देखते हैं कि बहुत सारे लोग हमारे गांव में अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, वो ज़मीनें बेच के पढ़ाते हैं। तो मैं जानता था कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो कल मुझे भी यही करना होगा, शायद अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए या खुद को घर चलाने के लिए। तो सबने अपने नज़दीक से, बहुत नज़दीक से कठिन परिश्रम देखा है। और मैं कह रहा हूँ मेरी पढ़ाई तो इतनी सीरियस थी नहीं भाई, मैं 10-12 घंटे पढ़ा हूँ, 10-12 घंटे धूप में लोगों को काम करते हुए देखा है। मेरे गांव के ही लोग करते हैं काम खूब सारा। तो यही है, इसलिए आप देखोगे लाइब्रेरी में खूब सारे बैठे रहते हैं मारवाड़ के यहाँ के लोग, क्योंकि हमारे पास इतने आय के सोर्स नहीं है जितने कि बाकी राजस्थान के पास है ना। हमारे वहाँ कोई पानी पहुंचा है इंदिरा गांधी नहर का इतना ज़्यादा कि हम खेती में हमारी आवक इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। डीएनपी एरिया है कुछ, तो हमारे इधर वहाँ लाइट भी नहीं है, ऐसी समस्याएं भी है कहीं कहीं जगह। तो ऐसी चुनौतियाँ वहाँ से जब निखरेंगे तो उनको लगता भी नहीं इतनी चैलेंजेस, यहाँ के लोगों को डिप्रेशन आता भी नहीं है। कुछ कुछ बच्चों को आ जाता है क्योंकि उनको पूरे से वो क्या कहते हैं सिल्वर स्पून मिला रहता है, स्पून फीडिंग होती रहती है उनको, तो वो होता नहीं यहाँ पर। आपको नज़दीक से देखना पड़ता है, मजदूरी खुद को ही करनी पड़ती है, और बहुत सारे लोगों की अपेक्षाएं रहती है आपसे। तो उन सब के चक्कर में मैं देखता हूँ यहाँ खूब सारे बच्चे पढ़ते हैं, और ये मोटिवेशन यही है उनका। उनको वो कोई संदीप माहेश्वरी के या किसी मोटिवेटर के वीडियो नहीं देखते दिन रात के, मैं मोटिवेशन इससे ले लूँ। इंटरनल उनका। हाँ, उनका इंटरनल आ जाता है। मोटिवेशन यही है, खेत में काम करना पड़ेगा 10 घंटे, या यहाँ 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तो देखते हैं वहाँ धूप है या एसी है, यहीं पढ़ लेते हैं। मजदूरी ऐसे में बैठ के करनी है कि हाँ, यहाँ धूप में बैठ के हाँ करनी है? बिल्कुल, मजदूरी आपको करनी ही पड़ेगी। एक आपने जैसे स्पून फीडिंग की बात करी है ना, आजकल एक ये भी ट्रेंड हमें देखने को मिला कि बच्चे डिपेंडेंट हो गए है ना कोचिंग्स पे, वो चाहते हैं कि सीधा हर चीज़ स्पून फीड करवा दी जाए, है ना। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा हमें भी लगता है कि बच्चों को तो अपनी क्यूरियोसिटी अपने लेवल पे थोड़ा सा खुद मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि सबकी जर्नी अलग होगी। आपके क्या व्यू है? मैंने तो खूब कुछ सारे कई सारे नवाचार किए, नवाचार तो मैंने 2-4 किए। जितनी साइंस पढ़ी थी उसमें मैंने यूज चैट जीपीटी में कर लिया, और एआई के कुछ 2-4 और ऐप का यूज़ कर लिया था, ग्रोक का। तो मैंने ये देखा कि जो कोचिंग के नोट्स है सही, बिल्कुल आपका बेसिक पढ़ा देंगे, पर वो आपके प्रॉपर आरएस के लिए या रैंक डिसाइड करने में, क्योंकि सभी लोग वही नोट्स पढ़ रहे हैं।
आप नोट्स रट लो, अच्छे से तैयार कर लो, एक कोचिंग पर ब्लाइंड विश्वास कर लो कि मैं इसके नोट्स पढ़ूंगा, उसके बाद उसमें वैल्यू एडिशन जरूर करो। मैं आपको फिर कहूँगा, आपकी वैल्यू एडिशन ही आपकी रैंक डिसाइड करती है। मैंने खूब सारा किया है चैट जीपीटी का यूज़ करके, और दूसरे सोर्स उठा के। मैंने एक दो बुक भी ला के आया था मैं, पबेड़ की लक्ष्मीकांत की बुक थी, पर उस बुक को मैं पढ़ नहीं पाया, इतनी बड़ी बुक थी। पर मैंने उसमें देखा सामान्य के विशेषज्ञ टॉपिक में क्या चीज़ है मैं उठा के डाल सकता हूँ। सोर्स शब्द का ही बड़ा से बड़ा क्वेश्चन बनता है, इतना कितना याद करोगे उसमें, दो चार पॉइंट उठाओ जो डाल सकते हो। वैल्यू एडिशन खुद को करना पड़ेगा, और वही मेहनत आपकी दिखेगी। क्योंकि लगभग जो अब देख रहे हैं, एक क्वेश्चन को एक एग्जामिनर चेक कर रहा है, उसके पास सुबह से शाम तक वही का वही सबके सारा सारा सेम कंटेंट जा रहा है, तो नंबर भी सबके वही आएंगे, फिर आपकी रैंक नहीं बढ़ पाएगी। वहां पर आप वैल्यू एडिशन जो है आपका काम करेगा। आपके दो चार अलग से दिखे हुए फैक्ट या दो चार अलग से बताई हुई चीजें, वो उस पर इंप्रेशन डालेगी, और वही आपके नंबर डिसाइड करेगी, वही आपकी रैंक डिसाइड करेगी। तो मोटा मोटा आपका कहने का व्यू मतलब ये है कि आप किसी एक कोचिंग पे ट्रस्ट कर सकते हो, किसी एक के नोट्स पे ट्रस्ट कर सकते हो। आपको अपनी मेहनत खुद से करनी पड़ेगी, क्योंकि सेम चीज़ सब पढ़ रहे हैं, है ना। आपको अपना इनपुट देना ही पड़ेगा, और उसी हार्डवर्क से आप बाद में स्मार्ट वर्क कर पाओगे। फिर उसके बाद आप अपने नोट्स बनाओ। हाँ। और इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन मत हो, और ऐसा भी नहीं है कि सारे लोगों से कट आउट हो जाओ, अपने दोस्तों से बने रहो। नहीं नहीं सर, वो ये सब मिथ्या चीज़ें। धारणा है। अगर कोई कहता है कि मैं बिल्कुल ही 16 घंटे पढ़ता था, और ये है कि मैं पूरे समाज से अलग हो गया और एक कमरे में घुस गया, 4 महीने बाहर नहीं निकला, तो वो फेंक रहा है साहब। ऐसा कुछ भी नहीं होता। सामान्य इंसान है, सभी ऐसे ही पढ़ते हैं। मैंने 99% लोगों को ऐसा ही देखा है। अब कोई 1% अपवा दो तो मुझे पता नहीं है, बाकी सामान्य इंसान की तरह ही रहेगा। आपको भी भूख लगेगी, मुझे भी लगेगी, आप कैसी भी तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो। तो हम सबको सब चीज़ों की जरूरत होती है। एक आप पटवारी भी रहे, है ना। तो फिर एक अक्सर लोग पूछते हैं कि सर जॉब के साथ हम बैलेंस नहीं कर पाते। उनको ऐसा लगता है कि यार हमें तो 5 घंटे या 4-5 घंटे मिलते हैं। एक जो लड़का है वो 10 घंटे लाइब्रेरी में बैठ रहा है, तो उनके दिमाग में आदों के में तो यही चलता है कि मैं 5 घंटे तो ऑलरेडी पीछे हूँ, क्या मुझे छुट्टियाँ लेके प्रिपरेशन करना चाहिए। तो जॉब वाले कैसे मैनेज करें? तो एक मैं फिल्मी डायलॉग बोल दूं यहाँ पर। हाँ हाँ बिल्कुल। शाहरुख खान का एक डायलॉग है, किसी चीज को तुम शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें मिलाने में लग जाती है। तो वही बात है, अगर आप वास्तव में आपका मोटिव सही है, आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, तो मैंने देखा आपका स्टाफ आपका साथ देता है। मेरा सारा स्टाफ मेरे साथ था, उनको पता था मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे हल्का पटवारी का आवंटन नहीं किया था। काफ़ी टाइम तक मुझे ऑफिस में ही रखा था। जब उन्हें लगा कि भाई अब आप ऑफिस में ज़्यादा समय से काम कर रहे हो, 2-3 वर्कर हो गए ऑफिस में, तब आप हल्का अलॉट करो या छुट्टी ले लो, तो मैंने उस समय छुट्टी भी ले ली। तो मैंने देखा आपका स्टाफ मेरे साथ खूब सारा कोऑपरेट किया है। मेरे तहसीलदार साहब मेरे साथ रहे, ओके साहब, पटवारी साथी, सब ने मेरा साथ दिया है। तो ये है कि आप अगर अच्छे हो तो आपके साथ अच्छा बिहेवियर होता है, और आपके स्टाफ आपके साथ हो जाते हैं। अगर आप सच में हार्ड वर्क कर रहे हो, अगर आप दिखाने के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो फिर वो पढ़ाई काम की नहीं है। और हाँ काम चोरी अगर आप कर रहे हो तो वो हाँ, फिर सिर्फ काम चोरी कर रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, तो 2 दिन में पता लग जाता है लोगों को। लोग बहुत समझदार है आज की तारीख में, आपको पकड़ लेंगे हाथों हाथ। हाँ बिल्कुल। बस जॉब वालों को यही है कि थोड़ा स्ट्रेटेजिकली थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता हाँ है। बिल्कुल। हाँ, और टाइम मैनेजमेंट उनको करना पड़ेगा। उनको टाइम मैनेजमेंट की सख्त जरूरत है। 4-5 घंटे की सर्विस के बाद वो ऐसे नहीं कि वो थक जाए, उनको थोड़ा सा अपने ऊपर काबू रखना होगा, थकान जल्दी नहीं, थोड़ा सा मोटिवेट खुद को करना पड़ेगा। वो फिर वीडियो ना देखे यूट्यूब पे जाकर मोटिवेट कैसे हो, वो खुद मोटिवेट हुए इस सर्विस के लेकर। यही कहूँगा मैं उनको। तो आपके दोस्तों की आपने तारीफ की, दोस्तों को कैसा लगा कि जब आप वो हो गया? उनके लिए हाँ, तो सेम ही वही है। सेम वही है, उनके लिए कुछ भी ऐसा नहीं है। वो मुझे अभी भी परेशान करते हैं, वैसे ही करते रहेंगे। और बिल्कुल उनका सहयोग बहुत ज़रूरी है। मैं ये मानूंगा कि हर किसी की जर्नी में सबका साथ रहता है, दोस्तों का साथ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको लाइफ के हर मोड़ पे मिलेंगे। आपको दोस्त सफलता में कम दिखेंगे, असफलता के दौर में ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि वो उस समय उनको लगता है कि हमारी ज़रूरत ज़्यादा है, तो वहाँ पर वो बिल्कुल मौजूद हो जाते हैं। मैंने जब पार्टी वार्टी की होगी तो वहाँ पर दोस्त कम नज़र आए होंगे, पर अगर मैं फेल हो जाता तो वही के वही लोग मेरे आसपास नज़र आ जाते। तो यहाँ पर दोस्तों की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। दोस्त तो अब मैं यही कह सकता हूँ, इंसान खुद ही बनाता है। एकमात्र ऐसा संबंध है जो इंसान दूसरे इंसान से स्वयं स्थापित करता है, बाकी सारे ब्लड रिलेशन हो जाते हैं। तो वो दोस्त है, और दोस्त बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे, है ना। अगर एक लास्ट सवाल मेरी आपकी तरफ से लोगों की भलाई के लिए, है ना, अगर आपको कुछ गुरु मंत्र देना हो, ठीक है, गुरु मंत्र तो क्या टॉपर मंत्र देना हो ना, कई लोग बोलेंगे तो 1 मिनट का डोपामाइन, ठीक है, कि जिससे हम वो कहते हैं रील बना दें कि ठीक है कि प्री कैसे निकाले, मेंस कैसे निकाले, इंटरव्यू कैसे निकाले, तो तीनों के लिए क्या एक टॉपर मंत्र 2 है? शब्दों में इसका आंसर है, पढ़ाई करके। पढ़ाई करके और कोई मेहनत तरीका करो, नहीं। हाँ निकल जाओगे। बिल्कुल, इसको और शॉर्ट्स में नहीं कर सकते। इसका शॉर्ट यही, पढ़ाई करो। 5 सेकंड का शॉट। 5 सेकंड का शॉर्ट, पढ़ाई, सीधा सा बात है, पढ़ाई करोगे वो उनको खुद मिल जाएगा। अब जैसे मैंने पढ़ाई की थी तो मुझे उस समय पता नहीं था शॉर्ट नोट्स नाम की चीज़ होती है। जब मुझे आवश्यकता, आविष्कार की जननी है, जब मुझे जरूरत पड़ी, तो मैंने खुद नहीं बनाए उसके शॉर्ट नोट्स। मेरे पास है खुद के शॉर्ट नोट्स, मैं कभी डाल दूंगा अगर जरूरत पड़ी तो।
क्योंकि शॉर्ट नोट्स खुद बनाते हैं, आपको खुद आवश्यकता नजर आएगी, खुद अपने आप को अपने आंसर राइटिंग में फर्क पता चल जाएगा। ये स्वयं होंगी चीज़ें, ठीक है। आप पढ़ते रहो, आप अपने ऊपर से पूरा कॉन्फिडेंट रखो और मेहनत करते रहो ईमानदारी से। अपने प्रति ईमानदारी बहुत जरूरी है। मैंने देखा खूब सारे लोग जो है, खूब सारे तो क्या, कुछ लोग होंगे जो लोगों को दिखावे के लिए अपन तैयारी करते हैं, या रील बनाने के लिए पढ़ लिए, या फोटो खींच ली लाइब्रेरी में जाके, वो पढ़ाई काम की नहीं है। आप खुद के प्रति कितना ईमानदार हो, ये आप सोते समय अपने आप से बात करो तो पता चलेगा। आज दिन में मैं पढ़ा कितना हूँ, मैं देखता था आज दिन में मैं 13-14 घंटा पढ़ने के लिए बैठा था, उसमें 2-3 घंटे मैंने व्हाट्सअप देख लिया होगा, 1-2 घंटे रील देख ली होगी, 1-2 घंटे आँख खराब कर ली। फिर मेरे अंदर से लगता था कि यार पढ़े तो अपन 9 घंटे ही है, 14 घंटे का तो पूरा नाटक था। तो वास्तव में वही चीज़ है, खुद से ईमानदारी, खुद से ईमानदारी बहुत जरूरी प्रिपरेशन में है। मैं मुझे नहीं लगता आप दूसरों के प्रति ईमानदार रहो, सबके लिए आप क्या कर रहे हो, अच्छा बनने की कोशिश करो, उसकी बजाय आप खुद के लिए अच्छा बनो और खुद के प्रति ईमानदार रहो, और खुद ही का ही अच्छा होगा उसमें, ठीक है। हाँ, उससे किसी दूसरे का भला नहीं होगा, आपका ही भला होगा, आप ही अधिकारी बनोगे। तो ये चीज़ है, आप खुद के प्रति ईमानदार रहना बहुत जरूरी है। आप मरे स्वर्ग दिखता है। हाँ, आप मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, बिल्कुल आपको मरना ही पड़ेगा उसके लिए। खुद की मेहनत खुद को ही करनी पड़ेगी, हाँ, है खुद ना? की मेहनत ये खुद को। खुद की जर्नी है तो खुद को ही निभाना पड़ेगा। लोग गाइड कर सकते हैं, साथ दे सकते हाँ हैं। बिल्कुल, हाँ वो क्या है ना, बच्चे 1-2 क्वेश्चन नहीं आते उसमें ऐसा ढूंढने लग जाते हैं कि वो हमेशा नेचर रहेगा। वो 1-2 क्वेश्चन के लिए आप 10 किताबें नहीं पढ़ सकते। कट ऑफ भी उतनी नहीं जा रही ना, 800 में 800 जाती तो हम करते। हाँ, अब वो 200 कट ऑफ जा रही है, 800 में क्या ही करोगे आप अपना। बिल्कुल। तो ठीक है मुकेश जी, है ना, बहुत अच्छा लगा, है ना। जी, और बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इस टीम ने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ।